नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की महान क्रांति की। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ये वो बुनियाद थी जिस पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो आज भी हिस्टोरियंस के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा, या फिर ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जैसा कि राष्ट्रवादी मानते हैं? इसी सवाल के जवाब में इस पूरी क्रांति की आत्मा छिपी हुई है। देखिए, ये विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसे ऐसे समझिए जैसे पिछले 100 सालों के ब्रिटिश राज में एक बारूद का ढेर तैयार हो रहा था और बस एक चिंगारी का इंतजार था। तो आइए जरा देखते हैं कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने इस ढेर को इतना बड़ा बना दिया। सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। अब ये सुनने में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लगती है, लेकिन असल में ये भारतीय शासकों के वजूद पर एक सीधा हमला था। इस नीति का इस्तेमाल करके झांसी, सतारा, नागपुर जैसी कई रियासतों को बस ये कहकर हड़प लिया गया कि उनका कोई पुरुष वारिस नहीं है। जाहिर है, भारतीय शासकों को ये एक नाजायज कब्जा लगा और इससे उनमें गुस्सा और अविश्वास भर गया। इसके साथ ही थी सहायक संधि की व्यवस्था। देखिए, नाम में सहायक है, लेकिन ये भारतीय राज्यों को पूरी तरह से खोखला करने की एक चाल थी। इस संधि को मानने वाले राजा को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। सोचिए, इसने न सिर्फ उनकी आज़ादी छीनी, बल्कि उनकी इकोनॉमी को भी तबाह कर दिया। शासक बस नाम के राजा रह गए। तो कुल मिलाकर सीन कुछ ऐसा था। राजनीतिक तौर पर रियासतें जा रही थीं, आर्थिक तौर पर किसान और कारीगर बर्बाद हो रहे थे, और सामाजिक मामलों में अंग्रेजों के दखल से लोगों को लग रहा था कि उनका धर्म खतरे में है। सेना में भी भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव हो रहा था। तो ये जो पूरा माहौल उबल रहा था, उसमें चर्बी वाले कारतूसों की खबर ने आग में घी का काम किया। ये सिपाहियों के धर्म और स्वाभिमान पर सीधा हमला था, और बस बारूद के ढेर में आग लग गई। तो अब जब कारण साफ हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि विद्रोह की ये आग भड़की कैसे, और देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में कैसे फैल गई। विद्रोह की पहली चिंगारी तो बैरकपुर में मंगल पांडे के बलिदान से ही सुलग गई थी, लेकिन एक संगठित विद्रोह की असली शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। यहाँ सिपाहियों ने बगावत कर दी और उनका एक ही लक्ष्य था, दिल्ली चलो। अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक और पावरफुल मूव था, जिसने इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की। हाँ, ये सच है कि बहादुर शाह जफर खुद एक सिंबॉलिक लीडर थे, लेकिन दिल्ली का विद्रोह का केंद्र बनना इस बात का साफ इशारा था कि ये अब कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं रहा था, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा था। दिल्ली से ये आग बहुत तेजी से कानपुर पहुंची। यहाँ कमान संभाली नाना साहब ने, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे और जिन्हें अंग्रेजों ने उनके हक से महरूम कर दिया था। कानपुर का संघर्ष इस विद्रोह के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक गिना जाता है। और उधर अवध में तो गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे हाल ही में कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया था। यहाँ रेजिस्टेंस का चेहरा बनी बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित किया और लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत लंबी और जबरदस्त लड़ाई लड़ी। और फिर आती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं। वो उस विद्रोह की सबसे ताकतवर और आइकॉनिक लीडर्स में से एक थी, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। इतना बड़ा और फैला हुआ होने के बाद भी ये विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये महान विद्रोह नाकाम क्यों हुआ और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो सवाल ये है कि इतनी बहादुरी के बाद भी विद्रोही हारे क्यों? देखिए, कई वजह थीं। एक तरफ विद्रोहियों के पास कोई एक सेंट्रल लीडरशिप या कॉमन प्लान नहीं था। सबके अपने अपने लोकल मुद्दे थे, हथियार भी पुराने थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक यूनिफाइड कमांड थी, बेहतर हथियार थे, और सबसे बड़ी बात, रेलवे और टेलीग्राफ जैसे मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स थे। इनसे वो अपनी सेना को तेजी से कहीं भेज सकते थे। ये वाकई एक तरफा लड़ाई थी। लेकिन इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा और सीधा नतीजा निकला।
ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लगभग 100 सालों से भारत पर हुकूमत कर रही थी, उसका राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो हुआ ये कि कंपनी राज की जगह अब सीधा ब्रिटिश ताज का शासन आ गया। इसके लिए 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। साथ ही लंदन में भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था। इस तरह भारत पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल और भी मजबूत हो गया। मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्रा का ये कोट इस विद्रोह की विरासत को बहुत सही तरीके से बताता है। भले ही ये विद्रोह उस वक्त कामयाब ना हुआ हो, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद की वो चिंगारी जरूर जला दी जो आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन की मशाल बनी। और अंत में हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या 1857 को हमें सिर्फ एक हारी हुई लड़ाई की तरह देखना चाहिए, या फिर ये उस लंबे और मुश्किल सफ़र का पहला बड़ा कदम था जिसकी मंजिल 1947 की आज़ादी थी? इस सवाल का जवाब ही इतिहास के प्रति हमारी समझ को नई दिशा देता है।